कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उसी बीच खबर लगातार आ रही है, ईवीएम खराब होने की अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर 9 बजे का मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया है। कौशाम्बी की ही अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत सुबह 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी से ही सामने आया है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कौशाम्बी में ही सरातो विधानसभा सीट पर जो ईवीएम मशीनें हैं वो भी खराब होने की खबरें आ रही हैं। और 5वें चरण की विधानसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है उस पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं लगातार। जनार्दन मिश्रा जी, 4 ईवीएम मशीनें खराब हो गई हैं कौशाम्बी में। जी शांतनु जी, देखिए ईवीएम को बदलने की प्रक्रिया भी है, क्योंकि वो सीनियर जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, उनके जो सीनियर ऑफिसर, उनके समक्ष ही ये चीजें होती हैं। पुरानी ईवीएम को सीज किया जाता है, पैक किया जाता है, तब नया ईवीएम लगाया जाता है। तो वो थोड़ा वक्त जरूर लेता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे का सामान्य समय है। तो ये चीजें टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत पूरे प्रदेश, जब तक जहां से चुनाव हुआ वहां पर भी आ रहे थे। तो ये थोड़ा बहुत एक डाइवर्ट हो जाता है, वहां पर मतदाता परेशान हो जाते हैं आधे घंटे 45 मिनट तक। लेकिन चीजें अभी जो सूचना आ रही है वापस सुधार ली गई हैं और दोबारा मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन जनार्दन मिश्रा जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से 4 बूथों पर मतदान जो ईवीएम मशीन खराब हुई है, मतदान प्रतिशत पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ना सर? मतदान प्रतिशत पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये चीजें जरूर एक मतलब न्यूज बनती है कि एक ही क्षेत्र में 4 मशीनें कैसे खराब हुई, और उसमें समय लग रहा है। लेकिन इतना प्रतिशत जो मतदाता है वो तय करके जाता है कि उसको अपना वोट देना है, तो वो आधा घंटा जरूर वहां पर वेट करेगा। अगर काफी देर तक वो दिक्कत होती तो ये एक थोड़ा सा कमी हम लोग देख सकते हैं उसमें। जी ठीक है, वापस लौटेंगे सर आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। सर, जिस तरह से एक चरण समाप्त होता है, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में जो रणनीति रही है वो आपने देखा होगा। एक जिले में मतदान चल रहा है तो दूसरे जिले में जहां पर चुनाव प्रचार लगातार जारी रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम वरिष्ठ नेता वहीं पर जनसभा करते हैं। सर, ये स्ट्रेटजी किस तरह से है? सर आएंगे आपके पास, लेकिन पीएल पुनिया सर वापस आपके पास आएंगे, लेकिन पीएल पुनिया क्या कुछ कर रहे हैं वोट डालने के बाद, पहले सुन लेते हैं। आप करिए वीडियो बन जाने दो। बताएंगे। देखिए, 5वें चरण का में बाराबंकी आता है और बाराबंकी आज चुनाव हो रहा है, और सभी जगह जो पहले चरण से लेके और 7वें चरण तक मुद्दे लगभग स्थानीय मुद्दों को छोड़कर मुद्दे तो बराबर रहेंगे। छुट्टे जाने की समस्या बेहद गंभीर है और वो सब जगह है उत्तर प्रदेश में, एक कोण से लेकर दूसरे कोने में। बेरोजगारी है, गरीबी है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काबू के बाहर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तर प्रदेश क्राइम नंबर 1 है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये मुद्दे हैं। सर, आपके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से वो इस बार जीतेंगे? क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, बाराबंकी में जैतपुर विधानसभा से तनुज पुनिया जो मेरे बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जन जन तक संपर्क किया है, लोगों को एक 2 राउंड सभी ग्राम सभाओं में, करीब सभी बूथ तक वो पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया है। तो जनसंपर्क जितना तनुज पुनिया ने किया है किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने पूरी अपनी फ्रंट लाइन के नेता को यहाँ उतार दिया। हर जिले में पीएम मोदी भी आए और उनके पूरे कैबिनेट के लोग आए। उन्होंने एक तरह से अपना युद्ध बना दिया, जबकि जो यूपी की है 3 सीटों पर लड़ाई हो रही है। तो कहीं न कहीं एक तरफ से पूरे बीजेपी के लोग यहाँ पे कैंपेनिंग किया। भारतीय जनता पार्टी को
लग रहा है कि वो कमज़ोर है और वो बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने सभी को उतारा है। प्रधानमंत्री भी आए हैं, गृह मंत्री भी आए हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी आए हैं। तो उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है किसी भी तरीके से, और निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर साफ किया जाएगा। कहीं न कहीं जो है योगी जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, जबकि वो विकास की बात नहीं करते हैं। इस पे आपका कहना है? देखिए, जब विकास में फेल हो गए, विकास नाम का कहीं चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, बेरोजगारी है, जो भर्तियां, जो खाली वैकेंसीज हैं, रिक्तियां हैं, वो तक। तो पीएल पुनिया को सुन रहे थे आप। बाराबंकी से इनके बेटे चुनावी मैदान में है। जैतपुर विधानसभा सीट से आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए पीएल पुनिया अपनी बात रख रहे थे, और इनके बेटे कनिष्क पुनिया बाराबंकी से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि जैतपुर विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में है। तो लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए कहीं ना कहीं पुनिया तो इस पर भी चर्चा करेंगे। 5वें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और कई दिग्गज जो है वो वोट डाल चुके हैं, लेकिन इस पर हमारी जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। और विनय कटियार क्या कुछ कह रहे हैं, या ये सबसे पहले आपको सुनाते हैं। ऊपर का काम होना है तो वो सब हो रहा है। मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, विकास का मुद्दा है, तो उसके आधार पर वोट डाला गया। मंदिर अयोध्या की पहली बार बन रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, बहुत अच्छा है, ये खुशखबरी है और पूरे राम भक्तों के लिए, देश भर के राम भक्तों के लिए एक संदेश है कि अयोध्या में राम मंदिर, जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चला दी थी, लोग मारे गए थे, बहुत सारे कारसेवक मारे गए थे, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हो गई थी, तो आज कम से कम प्रसन्नता की बात है, हमारा मंदिर बन रहा है। पिछली बार 5 सीटें मिली थी, इस बार क्या उम्मीद है? 5 मिलेंगे। सर, अयोध्या में व्यापारियों की कुछ नाराजगी है, अयोध्या में कुछ व्यापारियों की नाराजगी। कोई नाराजगी नहीं, सब नाराजगी खत्म हो गई। तो विनय कटियार को सुन रहे थे आप, जो लगातार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सड़क से आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी का रण 5वां चरण लगातार, इस पर महा कवरेज जारी है के न्यूज पर। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से तमाम दिग्गज मतदान कर रहे हैं, और इसी बीच आपको बता दें कि वोट डालने के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुल बिहारी वर्मा जी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालने के बाद भारत का विकास, भारत का दुनिया में सम्मान, इसको ही लक्ष्य मानकर, इसको ही दृष्टि में रखकर हमने मतदान किया। 61 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। क्या लगता है कि आपको किस तरीके से भाजपा जाएगी? जितनी सीटें हमको 2017 में इस पंचम चरण वाले क्षेत्रों में मिली थी, निश्चित से उतनी सीटें मिली। आपके पुत्र गौरव वर्मा जो है वो कैसरगंज पे पूरी अपनी गांव लगाए हुए हैं साथ में। क्या लगता है कि जनता उन्हें कितना आगे लेकर के जाएगी? 25 साल तक लगातार कैसरगंज की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकाल को देखा है, हमारे स्नेह और हमको स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है। बेटे ने भी इधर 10 साल जब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा और मंत्री रहा, नहीं काम कर पाया हूँ, तो भी
बेटे ने ही पूरी उसकी पूर्ति की है और इसलिए उसकी काम सेवा को देखकर हमको पूरा विश्वास है कैसरगंज के मतदाता, कैसरगंज की जनता, कैसरगंज के लोग उनको आशीर्वाद दोबारा सरकार बनाएंगे निश्चित। तो जिस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं वो वोट डालने के लिए, इसी बीच कौशाम्बी से खबर आ रही है। आपको बता दें कि कौशाम्बी से ये इस वक्त की खबर चायल के नीबी शाना बूथ 242 की ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। तो कौशाम्बी से एक और खबर, 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित हुआ है इसको लेकर, और बूथ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो सका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इस पर ये जो खबर आ रही है इस पर क्या अपडेट है, जिस तरह से चायल के चीनी शबाब बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है? चायल के नीवी शान बूथ संख्या 242 की ईवीएम मशीन खराब है। 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित। जी अनिरुद्ध, क्या आपको आवाज आ रही है अनिरुद्ध? मशीन रहनी चाहिए वहाँ पे, तत्काल मशीन को चेंज कर हटाना चाहिए, पर 1.5 घंटे तक प्रभावित रहा चुनाव। तो अभी तक ईवीएम जो है वो बदली नहीं गई है क्या अनिरुद्ध? ईवीएम 1.5 घंटे तक नहीं बदल पाए थे। तो अभी तक मतदान जो है वो अभी तक रुका हुआ है। मतदान 9:30 बजे चालू कराया गया है। तो 9:30 बजे मतदान चालू कराया गया है। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ईवीएम अभी तक बदल नहीं गई है, मतदान 9:30 बजे शुरू कराया गया। चायल के नीबी शाना, ये जो बूथ है 242, इसकी ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। कौशाम्बी से ही लगातार खबरें जो है सामने आ रही है। 1.5 घंटे तक मतदान प्रभावित हुआ है। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभात त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सर, विनय कटियार को आपने सुना, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से भुनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए शांतनु जी, निश्चित तौर पे देखिए अयोध्या या आसपास के क्षेत्र में ये पूरे देश का एक हिंदुओं का एक आस्था का प्रश्न था जो तेजी से अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर के नाम पे सत्ता पे आती रही है। 2 से लेके उसकी संख्या मैंडेट तक पहुंची। लेकिन अब जनता को जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, देखिए राम मंदिर तो बन रहा है, 2-4 साल में राम मंदिर भव्य तैयार हो जाएगा। और विनय कटियार जी को बोलना भी चाहिए क्योंकि वो राम मंदिर के एक नायक के रूप में जाने जाते हैं। और जिस तरीके से मुलायम सिंह ने गोलियां वहां चलवाई, और देखिए अयोध्या की जनता है वो बिल्कुल सुलझी हुई है। वहां मुसलमान हिंदू सब मिलजुल के रहते हैं। ये एक राजनीति का विषय पिछले कई दशकों से बना चला आया है, लेकिन अब वो मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है कोर्ट के निर्णय के बाद, और राम मंदिर बन रहा है और ये हिंदू के आस्था का प्रतीक है। लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पे अब वो दूसरे मुद्दों पे, अगर दूसरे खेमे की तरफ जाइए तो वो खेमा मुद्दे उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, छुट्टे जानवर का मुद्दा उठा रहा है। और ये पक्ष जो सत्ता में था ये योगी जी के कार्यों की बात कर रहा है और कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा ईवीएम मशीन खराब हो रही है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मत प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में अगर मत प्रतिशत आप नहीं बढ़ा पाए तो ये एक बहुत नकारात्मक स्थिति है। तो इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर क्या कारण है कौशाम्बी, सिराथू, इन सब इलाकों में ये मशीनें खराब हो रही हैं? कहीं कोई ना कोई इस तरीके की चीज तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वापस लौटेंगे आपके पास। माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे हुए सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। वोट डालने के बाद ये देखिए, ये जो निशान है वो दिखाते हुए, महिलाओं की लाइन अलग नहीं है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह वोट डालने के पहुंचे हुए थे। सर जी, अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, मैं शांतनु जी ये कह रहा था कि जिस तरीके से अभी हमारे पैनल में जो दूसरे साथी जनार्दन जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व के एक योगी जी फायर ब्रांड नेता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2022 का जो चुनाव है, मैं ये मानता हूं कि 24 की रूपरेखा तय करेगा।
दिल्ली की 2024 के लोकसभा की रूपरेखा तय करेगा। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा 300 सीटों कर रही है, अखिलेश 400 सीटों कर रही है, मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी 200 के फिगर को नहीं छू पा रही है। जब 200 के फिगर को पार्टी नहीं छू पाएगी तो ऐसी स्थिति में जब पोस्टपोल अलायंस की बात आएगी तो पोस्टपोल अलायंस के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी बनती है, तो अगर समाजवादी पार्टी बनती है तो उनका अपना गठबंधन है। और जो छोटी छोटी जाति को इकट्ठा करके अखिलेश यादव ने एक ओबीसी के जो वर्ग में एक सेंस लगाने का प्रयास किया है, चाहे वो राजभर वोट हो और भी जितने वोट हैं, उसमें एक स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी वर्ग में एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा चुनाव 2022 का ये संकेत 2024 के लिए एक जमीन तैयार करेगा, क्योंकि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। क्योंकि वो और जिस तरीके से योगी है, योगी जी की निश्चित तौर पे एक साफ सुथरी उनकी छवि है, एक अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ठीक है, वापस लौटेंगे सर आपके पास। निश्चित तौर पर बड़ी बात आपने कही है कि कोई भी पार्टी 200 से ज्यादा का फिगर नहीं छूने जा रही है। जनार्दन मिश्रा जी का रुख करते हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है? 2 सवाल है आपसे। पहला तो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया को आपने सुना, पीएल पुनिया की अगर बात की जाए तो वो भी सरकार पर जिस तरह से हमला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी का इस विधानसभा में क्या कहा जाए कि उनका जनाधार रहेगा, इस पर आपका क्या जवाब है? और दूसरा सवाल यही है कि जिस तरह से प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई भी पार्टी 200 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है, इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है सर जनार्दन मिश्रा जी? देखिए शांतनु जी, जैसे प्रभात जी ने एक बात रखी कि 2022 के बाद 2024 की तैयारी में वो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ये इस विधानसभा चुनाव में भी अपने 2024 का आधार रख रही है। उनके जो बड़े नेता हैं वो उन्होंने प्रयास किया कि जो उनकी खोया हुआ जनाधार था उसको पाने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस के साथ नेतृत्व का जो एक संकट है वो आज भी उतना ही बरकरार है। वहां पर वो अपने जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है। देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हार जीत से आपका जो राजनीतिक करियर है उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी से जनता ने बहुत अच्छी तरीके से उनको आशीर्वाद दिया, वहां से जिताया, लेकिन कभी वो पिछली बार हार गए, उसके बाद से राहुल गांधी वहां अपने क्षेत्र में वापस नहीं गए, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। जबकि देखिए, जो बड़े नेता हैं, अगर जो भी परिस्थिति होती, लेकिन अपनी जनता से है जो एक कनेक्शन है वो नहीं छोड़ते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति जो बन रही है, कांग्रेस दावे बड़े बड़े कर रही है। उन्होंने महिलाओं पर भी एक बड़ा दांव लगाया, 40% की बात करी, और लेकिन आज भी वो 24 के आधार रखने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए स्थिति आज भी काफी कठिन है, क्योंकि 2 पालों में चुनाव पूरी तरह बट गया है। या तो आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के अगेंस्ट में। बाकी कांग्रेस और बाकी पार्टियां अपने दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतना प्रभावशाली नहीं है। जी, 200 सीटों पर कोई भी पार्टी नहीं पहुंच पाएगी, ये प्रभात त्रिपाठी जी का कहना था। सर, इस पर क्या कहना है आपका? ये देखिए, जो भाजपा से जो रुष्ट हैं, आप किसान को मुद्दे को ले ली, काफी चीजें हैं जो ऐसे आंकड़े निकल कर आए। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने स्वयं जाकर कई जगहों पर बातचीत करी, लेकिन जो जनता है, जो वोटर है, वो एक कुछ चीजों की वजह से भाजपा से परेशान जरूर था और काफी चीजें थी, लेकिन अंत में विकल्प के तौर पर भाजपा को ही जो है वो चूज करने की बात करता है। तो अभी इन सब कहनों पर थोड़ा, इन सब बातों पर कि कौन कहां पहुंचेगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। पहले कहा जा रहा था कि पश्चिम में भाजपा पूरी तरह साफ हो गई है और भाजपा को बहुत बड़ी वो, लेकिन वहां पर स्थिति इतनी बुरी नहीं दिखाई दी। आपने लखीमपुर में देखा कि वोटिंग काफी तेजी से हुई, काफी बढ़ के आई। उसमें भी 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा के विपक्ष में काफी वोट पड़े हैं, लेकिन वहां पर भी स्थितियां एकदम विपरीत नहीं है। तो ये अभी थोड़ा जल्दबाजी, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है सर कि लोगों के पास, मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी हो, लेकिन लोगों के पास बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये जनार्दन मिश्रा जी का कहना है। फिलहाल 5वें चरण का जो चुनाव है उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से राब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया पाएगा आपको चुनाव की हर बात। आप रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो भी सामने आ चुके हैं। लगभग 8 से 9% तक जो मतदान है वो हो चुका है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जनार्दन मिश्रा जी और साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी। जनार्दन मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कही है और प्रभात त्रिपाठी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा। प्रभात त्रिपाठी जी, जनार्दन मिश्रा जी का कहना है कि जिस तरह से कहा जाए कि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। देखिए शांतनु जी, मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में 200 सीटों की बात कही है कि कोई आंकड़ा नहीं छू रहा है। आपको याद होगा 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो मोदी जैसे करिश्माई चेहरे पे चुनाव हुआ था। योगी जी उस समय कहीं नहीं थे और अखिलेश की एंटी कम्बेंसी थी और अखिलेश की एंटी कम्बेंसी के कारण मोदी के उसके कारण भारी मैंडेट आया था। भारी मैंडेट जब आता है जब किसी एक पार्टी की आंधी चलती है, सुनामी चलती है। यहाँ पे कोई आंधी किसी की नहीं चल रही है, सुनामी किसी की नहीं चल रही है। यहाँ पे मतदाता जो परेशान है, जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, वो भले अखिलेश के पास जा रहा है लेकिन अखिलेश के परसेप्शन को भी मतदाता जानते हैं। महिलाएं, और जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डाल रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी एंटी कम्बेंसी को कम करने के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। वो हिंदू भारत पाकिस्तान कुछ नहीं लाए, ना उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण किया। देखिए 2 चीजें होती हैं, इसको समझने की बात है। मैं बहुत जल्दी इसको अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जो अपना राजनीतिक विश्लेषण, जो मुझे अपना एक राजनीतिक व्यू दिखाई दे रहा है सीट वाइज सीट,
कहीं कहीं प्रत्याशियों की वजह से 2-4-5 हजार का जो अंतर होता है उससे पार्टियां मैंडेट के लिए रुक जाती हैं। तो भारी मैंडेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई किसी की लहर नहीं चल रही है। अगर खिलाफ वोट पड़ भी रहा है और वो अखिलेश की तरफ जा रहा है, तो अखिलेश की 47 सीटों से 125 सीटें हो जाएंगी अधिक से अधिक। मुझे ऐसा कोई सुनामी और लहर नहीं दिख रही है। सर इस हिसाब से तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 200 के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लगातार वो जो है, लगातार जिस तरीके से एक पक्ष को भारी समर्थन मिलता है, तो ये जो स्थितियां मुझे दिखाई दे रही, मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ। जो बात हमारे साथी ने कही वो बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात की समीक्षा कर रहा हूं कि अब जो भी लड़ाई पोस्टपोन अलायंस के लिए होगी, क्योंकि मुझे भारी मैंडेट किसी पार्टी का आता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैंने आपको बताया। लेकिन सर अभी आपने कहा कुछ देर पहले कि ये जो यूक्रेन वाला मुद्दा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, वहां पर जो तमाम छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आया गया है। तो ये जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का 7वें चरण का चुनाव होते होते ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पैदा करेगा, तो इसका भी कोई असर नहीं होगा क्या? देखिए शांतनु जी, जो भारी एंटी कमेंसी भाजपा की होनी चाहिए थी, जो नाराजगी के कारण, वो निश्चित तौर पे जो यहाँ का मतदाता है, जो मोदी के संसदीय क्षेत्र का मतदाता बनारस का है, या जो आपका अयोध्या से जो पूरा एक आजमगढ़ ये सारी बेल्ट शुरू होती है, देखिए जब 7वें चरण तक चुनाव जाएगा तो मैंने फिर आपसे कहा कि जो भारी एंटी कमेंसी भाजपा की थी, मेरा ये मानना है कि भाजपा आधी सीटें हार रही थी, ऐसी आधी से ज्यादा सीटें हार रही थी। ऐसी स्थिति में ये सब मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे अब इधर चलेंगे, और जब चलेंगे तो वो एंटी कमेंसी थोड़ी कम होगी। ये नहीं कि क्लीन स्वीप कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 113 सीटें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। मेरा ऐसा बिल्कुल कतई नहीं मानना है कि कोई सुनामी चल रही है, कोई मोदी की लहर चल रही है, कोई योगी की लहर चल रही है, या अखिलेश की लहर चल रही है। कोई लहर नहीं मुझे दिख रही है, क्योंकि जो पश्चिम से लहर चलती है वो पूर्वांचल तक आते आते ये तय करती है कि कालिदास मार्ग में कौन बैठेगा, लोक भवन में कौन बैठेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो कोई भी पार्टी मैंडेट के साथ बहुमत के करीब मुझे आती नहीं दिखाई दे रही। ठीक है सर, वापस लौटेंगे, जनार्दन मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आप दोनों लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो 2024 की रूपरेखा तैयार कर रही है, उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन सर तमाम ऐसी बातें हैं गांधी की जो उन्होंने कही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नहीं दिखाई दिए हैं, इसके बजाय प्रियंका गांधी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। सर, उन्होंने एक बयान दिया था दक्षिण भारत में वायनाड में जाकर उत्तर भारतीयों को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल शांतनु जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेठी जो है उनकी पुरानी सीट रही है कांग्रेस की, और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लोग अगर वहां नहीं भी पहुंचते थे तो भी वहां की जनता ने हमेशा उनको आशीर्वाद दिया, और राहुल गांधी ने हारने के बाद कभी वहां रुख नहीं किया, वहां के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, वहां जाके उन लोगों ने नहीं पूछा कि क्या ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आपने नहीं चुना। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालती है, सिर्फ अमेठी या रायबरेली सीट पर नहीं, पूरे प्रदेश में। तो अभी जैसे आपने कहा कि प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है, काफी तेजी से प्रचार में है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं, 2024 के लिए जमीन तैयार कर रही हैं, लेकिन एक फिर से संशय उत्पन्न हो जाता है कि हार या जीत के बाद में गांधी परिवार के जो ये शीर्षस्थ नेता हैं इनका क्या रुख रहेगा। क्या प्रियंका जी उतने ही तेजी से वापस यहाँ पर आकर अपनी चीजों को रखेंगी? और एक शुरुआत में जब चुनाव लड़ने की बात हुई थी तो ये कहा गया था कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में ही रहकर ये चीजें करेंगी, लेकिन वो आज तक स्थिति नहीं बन पाई। वो आती हैं और अपने प्रचार और अपनी चीजों को करके फिर वापस उनको जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और भुगत भी रही है। वापस आएंगे तो प्रभात जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सर अगर किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा तो फिर किसके साथ गठबंधन होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और 5वें चरण की जो कहा जाए कि जो लगातार मतदान हो रहा है उसकी ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है और इस पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम वो सीटें हैं, कहा जाए कि 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, और इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से प्रभात त्रिपाठी जी, आपने कहा कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है, तो सर ये जानने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी आप ये बताइए कि अगर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा तो फिर आखिर जो कहा जाए कि जो गठबंधन है चुनाव के बाद, कौन सी पार्टी किसको दे सकती है? सर देखिए शांतनु जी, राजनीति में कुछ भी संभव है जी। एक दूसरे को गाली देने वाले भी लोग जो है गले मिल जाते हैं। अब बुआ बबुआ गेस्ट हाउस कांड के बाद भी बुआ बबुआ साथ में आ गए और जिस तरीके से 10 लोकसभा सीटें मायावती ने जीती। देखिए मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर और जिस तरीके से अमित शाह लोगों की मायावती के प्रति तारीफ करना, अभी आपने देखा हो 2 चरण पहले मायावती की तारीफ की गई 1 चरण के पहले। तो सबसे बड़ा जो किंग मेकर के रूप में मायावती एक फैक्टर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मायावती की जितनी भी सीटें आएंगी, मैं ये नहीं कहता कि उनकी 100 सीटें आ जाएंगी, 30-35 सीटें या जो भी आएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोस्ट पोल अलायंस के लिए काफी होंगी। उसके बाद फिर निर्दलीय राजा भैया जैसे लोग या छोटी छोटी पार्टियों से जो लोग, देखिए बड़ी चीज क्या है कि भारी मैंडेट तो नहीं आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टी होती है तो आपको एमपी का भी इतिहास मालूम है, आपने एमपी का भी पूरा दृश्य देखा है, मध्य प्रदेश का। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, फिर सत्ता में वापस आने के लिए बहुत परफेक्ट है। और ऐसी स्थिति में पोस्ट पोल अलायंस मायावती किंग मेकर हो सकती है। और मेरा यह मानना है कि एक गठबंधन टूट भी सकता है। आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद अगर ऐसा होता है तो ये उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया अध्याय होगा। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे। जनार्दन मिश्रा जी, आपका रुख करते हैं। सर, क्या जोड़ तोड़ से सरकार बना ली है इस बार? शांतनु जी, देखिए गणित तो चालू है, समीकरण सभी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभात जी के विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक चीज और लगती है। देखिए जब मोदी जी का एक मैग्नेटिक परफॉर्मेंस रही और उनका जो पिछली बार मैंडेट जो क्लियर कट भाजपा को मिला और उनके सहयोगियों को मिला, तो इस बार वो स्थिति नहीं है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा कि एकदम जो विपक्ष वाली स्थिति, एकदम विरोध वाली स्थिति, वो भी नहीं दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि जीत का अंतर कम रहे, लेकिन फिर भी सीटें निकालने की स्थिति में दिखाई देते हैं। और ये तो जनता ही तय करती है कि गद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन जो उससे पहले भी जो समीकरण बनने शुरू होते हैं, जैसे अभी आपने योगी जी का नाम लिया, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या रहेगा, ये भी चीजें समीकरण जैसे बनेंगे उस पर ही तय होगा। क्योंकि जो भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन नेताओं ने भी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उस चीजों को लेकर ही ये बिखराव की स्थिति बनी। तो वापस जो गवर्नमेंट बनने की बात होगी तो इन सब बातों पर विचार किया जाएगा। एक समीकरण जरूर, ये मायावती जी भी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जी जनार्दन मिश्रा जी, जिस तरह से प्रभात त्रिपाठी जी ने यह कहा कि राजनीति कुछ भी संभव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या जो अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी का, चुनाव के बाद ये माना जाए कि जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं?
नहीं, निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में अब सत्ता के लेकर ही जो है सारे समीकरण बिठाए जाते हैं। जो आदर्शवादिता की बात कही जाती है, जो ये बात कही जाती है कि राजनीति में शुचिता की बात कही जाती है, वो सारी चीजें जब आप सत्ता की तरफ बढ़ते हैं तो वो नगण्य हो जाती हैं। कई ऐसी सीट हैं जहां पर जो टिकट को लेकर ऐसी जो प्रॉब्लम्स आई और ऐसे जो आपने विरोधाभास की स्थिति देखी, तो कैंडिडेट के जीतने की क्षमता के हिसाब से आज टिकट दिए जाते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी गठबंधन संभव है। तो और जो जयंत चौधरी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, वो अवश्य चाहेंगे कि उनकी जो मेहनत है, जो भी वो अपने जो उनको जो आशीर्वाद मिला उसको पूरी तरीके से उसका सफल बना सके। तो ये कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी सारी चीजें उसी पर निर्भर करेंगी कि किसकी स्थिति कितनी मजबूत बन रही है। जी बिल्कुल। प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लोकसभा चुनावों की तैयारी तो चल रही है, लेकिन सर ममता बनर्जी को भी आप देख रहे होंगे। ममता बनर्जी पहले तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी उसी मिशन में एक तरह से लग गई है कि कांग्रेस पार्टी अकेले ही विपक्ष का चेहरा नहीं होगी, और ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो विपक्षी चेहरा है वो बनाने की कोशिश कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सर, लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए शांतनु जी, जिस तरीके से नेशनल पार्टी कांग्रेस का सफाया होना, देखिए आपने कई बार देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी जी, और कांग्रेस अपनी लीडरशिप के कारण विलुप्त हो रही है, कम हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हुआ। बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसने करारी शिकस्त दी, और यही भाजपा ने 200 पार का नारा दिया था, और वहां वो बुरी उनकी हार हुई। सारा मीडिया मैनेजमेंट लगा था, सारे बड़े बड़े कद्दावर मंत्री लगे थे। तो ममता बनर्जी इस देश के अंदर एक उभरती हुई रीजनल पार्टी की लीडर है। अब अगर विपक्ष सब लोग मिलके एकजुट होकर उसको समर्थन देते हैं तो निश्चित तौर पे मोदी के सामने एक फोर्स खड़ी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की जो बात आपने उत्तर प्रदेश में की, कांग्रेस के संग सबसे बड़ा संकट है रावण वाड्रा परिवार और गांधी परिवार। गांधी पर अगर प्रियंका को आगे करते हैं राष्ट्रीय राजनीति में तो गांधी परिवार विलुप्त हो जाता है। तो ये जो समस्या है, अरे आप क्यों नहीं रायबरेली में आए, क्यों नहीं अमेठी में आए, क्यों नहीं आपने उत्तर प्रदेश का दौरा किया? अरे प्रियंका एक जुझारू महिला है, उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार 5 साल अगर वो यहाँ होती और यहाँ कैंप करती तो निश्चित तौर पे जनता के सामने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस खड़ी हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, इसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन और सीटें भी कुछ इजाफा होंगी, 2-4 सीटों 5 सीटों का इजाफा। बिल्कुल प्रभात जी, कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल है इनके साथ एक ही समस्या सबसे ज्यादा है, वो ये है कि जो कहा जाए जो बड़े नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, वो इन दलों के पास नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो ये भी कहा जाए कि किसी को आगे निकलने ही नहीं देना चाहते हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। चर्चा की शुरुआत लगातार, शुरुआत से ही आपने जिस तरह से जिक्र किया, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे
मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।